तो भाई जुलाई को खत्म होने में अभी बड़े मुश्किल से 10 दिनों का टाइम बाकी है और इन 10 दिनों में 4 आईपीओ आने वाले हैं, जो कि अभी तक टेंटेटिव डेट जिस तरीके से निकल के आ रही है उन 4 आईपीओ की अपन बात करने वाले हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यही 4 आईपीओ इन 10 दिनों के बीच में ओपन हो गए। हो सकता है कि कोई नया आईपीओ आके यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ले, क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि कोई कंपनी जिसको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है वो अपना आरएचपी फाइल कर देता है और सिंपल से अपना आईपीओ बीच में ही लेकर के आ जाता है। पर अभी के लिए हमें सुनिश्चित रहना है कि लगभग ये 4 में से 3 आईपीओ तो कंफर्म ही हो जाएंगे, क्योंकि ये टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है, आरएचपी अभी फाइल होना बाकी है। इससे भी बढ़िया बात यह है कि यहाँ से जो एक आईपीओ है ना, यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा भी हमको देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देने वाला हूँ। सिंपल से वीडियो को लाइक करना है। हर बार मैं जिस तरीके से छोटी सी चीज मांगता हूँ, लाइक कर दो भाई वीडियो को। सीधा मैं सबसे पहले आपको सबसे बढ़िया चीज फेंक के मारता हूँ, शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ। ठीक है, सबसे पहला आईपीओ हमारा ओपन होने वाला है 21 तारीख को, 21 जुलाई को, और ये ओपन रहेगा 23 जुलाई तक। ठीक है, अभी आईपीओ का नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर्स। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप यहां पर ये देख सकते हो। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आप देख सकते हो शेयर होल्डर कोटा के एलिजिबिलिटी रूल्स वगैरह सारा चीज समझने के लिए। ठीक है, अभी के लिए अपन यहाँ पर बेसिक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक इसका आरएचपी, ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल नहीं हुआ है। मतलब आरएचपी फाइल नहीं हुआ है, मतलब अभी के टाइम पर इसका जो शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट है ना वो ओपन है। अब ये होता है ऐसे, इसका एक पेरेंट कंपनी होगा, देखो ये ब्रिगेड ब्रिगेड होटल, ठीक है, ये एक कंपनी है जिसका आईपीओ भी आ रहा है। ठीक है, वेंचर्स। अभी इसका एक पेरेंट कंपनी क्या होता है, मार्केट में लिस्टेड होता है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये कंपनी को अगर आप होल्ड करते हो तो आप यहां पर एलिजिबल होगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। अभी जब भी आरएचपी फाइल होती है ना, मान के चलते कहीं से आज ही आरएचपी आ गई, ठीक है, आज ही आरएचपी फाइल हो गई, तो अगर आपने कल या फिर कल से पहले कभी भी आपने ये ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का शेयर लिया होगा तो आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप रिटेल के साथ में शेयर होल्डर कोटा से भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी की बेसिक डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसके आईपीओ की इशू साइज की बात करें तो वो निकल के आ रहा था 900 करोड़ रुपए का। ये निकल के आ रहा था भाई डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से, जो डीआरएचपी सेबी के पास में मिली है और जिस पे से अप्रूवल मिला है उसके हिसाब से इन्होंने अपना जो बुक बिल्डिंग डाला था टोटल 900 करोड़ का फ्रेश इशू का। ठीक है, बढ़िया बात ये कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू होने वाला है। अभी फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि यहां से जो भी पैसा उठेगा, इनकेस ये 900 करोड़ रुपए उठेगा, एक्चुअल में 900 करोड़ नहीं उठ रहा है, पर अभी के लिए जो डीआरएचपी का अमाउंट है वो मैं आपको बताता हूँ, 900 करोड़ उठा। ठीक है, पब्लिक ने इन्वेस्ट करा, एचएनआई ने इन्वेस्ट करा, क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इन्वेस्ट करा, तो ये पैसा जाएगा कंपनी के खाते में। कंपनी के खाते में गया और कंपनी के खाते में जाने के बाद में ये कहीं ना कहीं यूज होगा। अब ये पैसा कहाँ यूज होगा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। पहली बात, डेट पेमेंट में, कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा है, होटल बिजनेस है, हाई कैपेक्स बिजनेस है, असेट काफी ज्यादा लगते हैं यहाँ पर, काफी बड़े बड़े इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो डेट होगा, तो डेट पेमेंट में जाएगा। दूसरी बात, एक्सपांशन के लिए क्या लगता है, लैंड लगता है, तो लैंड खरीदने में पैसा जाएगा, जमीन खरीदने में पैसा जाएगा। अब इसको मैंने डिटेल में ना ये वाले वीडियो में समझाऊं तो आप इसको पूरा देख सकते हो। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी 900 करोड़ को तो इनको चाहिए थे, 900 करोड़ रुपए इनकी रिक्वायरमेंट थी। यहां से इन्होंने क्या किया, 126 करोड़ पहले ही इनको मिल रहा था 90 रुपए के भाव पर, 90 रुपए पर शेयर के भाव पर इन्होंने 126 करोड़ रुपए मार्केट से पहले ही उठा लिया। तो अभी इन्होंने 126 करोड़ उठा लिया, तो इनको अभी क्या पूरा उठाना पड़ेगा 900 करोड़? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो इसको अपन काट देते हैं, तो आपका कैलकुलेशन निकल के आएगा 774 करोड़ रुपए का। ये कैलकुलेशन इतना काटने के बाद में निकल के आ रहा है, पर इवेंचुअली मार्केट में जो अभी खबरें निकल के आ रही है इसके इशू साइज की, ये फ्रेश इशू निकाल रहे हैं अपना 745 करोड़ रुपए का। मतलब इसका इशू साइज आप मान के चलो कि 745 करोड़ रुपए का होने वाला है, जो कि बढ़िया है। अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो तो अगर यहाँ पर 30-40% का भी लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके शेयर होल्डर कोटा के बारे में उतनी मार्केट में हाइप नहीं है, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। और शेयर होल्डर कोटा में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट लॉटरी का अलॉटमेंट बेसिस चलता है, तो उसके वजह से यहां पर आपको फायदा मिल सकता है अगर आप ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा लॉट से इसमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करोगे तो। आगे अपन बढ़ते हैं, अलॉटमेंट की बात करें, 24 जुलाई को यहां पर आपका अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो जाएगा। मतलब 23 तक तो आप अप्लाई कर सकते हो, 24 को आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं, अलॉट हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद में आपके डीमेट अकाउंट में शेयर जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो बैंक में पैसे वापस आ जाएंगे। फाइनली इसके लिस्टिंग की डेट की बात करूं तो 28 जुलाई को ये लिस्टिंग हो जाएंगी। इन केस आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, मतलब कुल मिला के अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इसको आप
शेयर्स को जो है वो ट्रेड कर पाओगे 28 जुलाई को मार्केट में। ये तो अपन ने ब्रिगेड होटल वेंचर्स की बेसिक सी डिटेल समझी है। इसके बाद में हमको जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, प्रॉफिट हो पाएगा या फिर नहीं, और साथ में एक ही आईपीओ तो ओपन नहीं हो रहा है ना, बहुत सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो हमको एक चॉइस क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई मैं किस में अप्लाई करूं। तो ये चीज अगर करना है तो आपको पूरी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो भाई मेरा काम ही वही है, मैं यहाँ पर वीडियो बनाता ही इसीलिए हूँ ताकि आप तक चीजें पहुंचा पाऊँ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अपन सीधा अगले आईपीओ के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आईपीओ निकल के आ जाता है इंडिक्यूब स्पेसेस का, ठीक है। इसके बिजनेस की मैं सबसे पहले बात करता हूँ, फिर अपन आईपीओ की डिटेल समझेंगे। अब इस आईपीओ के लिए मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ इसीलिए गई है क्योंकि अपन ने स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग का जो आईपीओ था ना, उसकी जीएमपी के चलते उसको अवॉइड किया था। बल्कि मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया था कि फ्यूचर में इसका जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो काफी अच्छा है, क्योंकि इसका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, काफी ज्यादा था। भले ही इनके ऊपर डेट था, पर इनका जो आरओसी है ना, इनका जो बिजनेस है सेटअप करते हैं, मान के चलते इन्होंने एक वर्किंग स्पेस बनाया। अभी वर्किंग स्पेस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा रुको भाई, थोड़ा समझो ध्यान से। एक इन्होंने वर्किंग स्पेस बनाया तो इनमें एक एक्स अमाउंट जो है वो इनका इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। अभी ये जो कैपिटल एक्स रुपीस का गया, ये भाई एम्प्लॉयड कैपिटल हो गया, मतलब ये धंधे में एम्प्लॉय हो गया, फंस गया वहां पे। तो ये फंसे हुए पैसे पे कितना रिटर्न निकाल रहे थे, ये लगभग 36 से 37% का ये रिटर्न निकाल रहे थे। तो ये इनका लगभग आरओसी था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस पे से हमने समझा था कि कहीं ना कहीं बिजनेस इनका सॉलिड है, इसके चलते ये अपने डेट को कवर कर लेंगे और इनके एक्सपेंशन भी करेंगे, साथ में डेट को भी ये रीपे कर सकते। तो उस हिसाब से तो ये बढ़िया था, लॉन्ग टर्म बेट के लिए बहुत बढ़िया था। पर कहीं ना कहीं जीएमपी बढ़िया नहीं था, इसलिए मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है यार कि मेरे को लगभग 10 से 20 हजार लोग देख रहे हैं ना, तो वहां पर मैं अपने ओपिनियन से उनको कहीं ना कहीं ढकेलू ना, क्योंकि ये रिस्की बेट होता है। प्रॉफिट हो गया वो बात बढ़िया थी, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से, मेरे एनालिसिस की वजह से एकदम से जिस आईपीओ में जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है उस आईपीओ में लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये रिस्की होता है। क्योंकि कल चल के अगर नुकसान हो जाता तो लोगों को लगता है कि भाई मैंने नुकसान करा के दिया। तो ये चीजें थोड़ा समझने की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए मैं कोई रिस्की कॉल नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इंडिक्यूब स्पेसेस, जिनका बिजनेस सेम है। अभी इंडिक्यूब स्पेसेस कोवर्किंग हो गया, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग हो गया, दोनों ही कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये प्राइवेट ऑफिसेस का बिजनेस है। अभी मान के चलते मेरी कोई कंपनी है, ये मेरे कंपनी की बिल्डिंग है भाई, ठीक है, जो कि नहीं है, मैं चाहता हूं कि बने। अभी मेरे पास में जगह नहीं है काम करने के लिए, तो मैं प्राइवेटली जाऊंगा, इनके पास में इंडिक्यूब के पास में जाऊंगा, या फिर कोवर्किंग स्पेसेस जो है स्मार्ट वर्क्स के पास में जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि भाई मेरे को किराए पे दे दो। तो मैं ये जो बिल्डिंग है उनकी यहाँ पर अपना बोर्ड लगा दूंगा, भाई ये तो मेरा बिल्डिंग है, और ये यहाँ पर मैं अपने एम्प्लॉयज को बैठा के उनका काम करा सकता हूँ। तो सेम बिजनेस है इंडिक्यूब का, ये ऑफिस वर्किंग स्पेस है जो कि अपने वर्किंग स्पेसेस को लीज पे देते हैं, ठीक है। अभी समझो आगे, ठीक है। आप आईपीओ की इश्यू साइज की बात करूं तो ये टोटल पैसा उठा रहे हैं 880 करोड़ रुपए। देखो इतना बढ़िया इशू ना स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग का नहीं था, पर यहां पर बहुत ही तगड़ा हमको इशू देखने को मिल रहा है। 750 करोड़ रुपए का जो इशू है भाई, ये होने वाला है फ्रेश इशू। मतलब ये जो पैसा है ये डायरेक्ट कंपनी की ग्रोथ में जाएगा, ठीक है। 750 करोड़ रुपए 850 करोड़ में से कंपनी की ग्रोथ में लगेगा, जिससे एक्सपेंशन करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, जो कि किसी भी आईपीओ के लिए बढ़िया होता है। क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी में पैसा डाल रहा हूं तो मेरा पैसा अगर कंपनी की ग्रोथ में लगेगा तो इवेंचुअली कल चल के मेरा पैसा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां तक चीजें मामला सही देखने को मिल रहा है। बाकी प्रॉफिट बुकिंग भी करना होता है यार, बेचारा तब से कंपनी चला रहा है, कंपनी का प्रमोटर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनको एग्जिट भी चाहिए होता है। तो 100 करोड़ रुपए उनके पास में जाएंगे, ठीक है। 100 करोड़ रुपए का ये करने वाले हैं ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, अभी मैं डेट्स के ऊपर आ जाता हूँ सिंपल से। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 23 से 25 तक, ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहने वाला है। फाइनली इसमें जो अलॉटमेंट का बेसिस है वो क्लियर हो जाएगा भाई 28 जुलाई को, और फाइनली इसमें ट्रेड हमको करना है। तो ये ट्रेडिंग हमारी विंडो ओपन हो जाएंगी 30 जुलाई को। मतलब 30 जुलाई को अगर इनकेस हमको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, सारी चीजें अपन यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे मार्केट में 30 जुलाई के बाद में। इससे पहले कि अपन तीसरे आईपीओ पे जाए, मैं आपसे एक हेल्प मांगना चाहूंगा। यूट्यूब ने ना एक नया फीचर अनाउंस करा है हाइप का। तो अगर आप वीडियो को लाइक करोगे ना इस वाले, तो उसके बाद में एक हाइप का फीचर आ जाएगा। अगर आपने अपना यूट्यूब जो अपडेट किया होगा तो वहां पर हाइप का बटन को अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी तरफ से मेरे लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मे बी यूट्यूब मेरी रीच को थोड़ी बढ़ा दे, जिससे मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लोर हो पाऊँ और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ, ठीक है। जिससे डेफिनेटली मेरा भी फायदा, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो, ठीक है। आगे अपन आते हैं तीसरा आईपीओ जो हमारा है भाई, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी इसका बिजनेस की मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद में अपन इसके पूरे इशू के ऊपर जाएंगे, ठीक है। बिजनेस में आपको समझाया तो अभी के टाइम पर ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मैं
ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें बढ़ रही है। देखो मार्केट में महंगे महंगे लैपटॉप्स आते हैं, महंगे महंगे मोबाइल्स आते हैं, तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नया लैपटॉप मोबाइल को परचेज नहीं कर पाते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो प्रीमियम फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसे में क्या है, एक ऑप्शन होता है रीफर्बिश। ऑलरेडी जो यूज्ड फोन या फिर लैपटॉप है उनको रीफर्बिश करके कंपनी बेचती है, तो इनका बेसिकली काम ही है। और रीफर्बिश जो मार्केट है ना, अभी इंडिया में काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। वैसे मैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, ये सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करते, साथ में अफ्रीका, यूके, अमेरिका में भी इनका प्रेजेंस है, मतलब इंडिया में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो अभी इनके इशू साइज की बात करते हैं। इनका इशू साइज टोटल हमको देखने को मिल रहा है, फ्रेश इशू 425 करोड़ रुपए का, मतलब अभी तक जो डिटेल है 425 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाले, इनके पास जाएंगे। बाकी इसमें ओएफएस होगा, ऑफर फॉर सेल भी होगा, तो वो अभी डेफिनेट नहीं है, मतलब निश्चित हुआ नहीं है। तो ये लगभग अगर हो सकता है कि 400 करोड़ तक आ जाए, तो ये लगभग इशू निकल के आ रहा है 700 से 900 करोड़ रुपए का यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। देखो मैं अभी जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, डेट जो मैं बता रहा हूँ वो टेंटेटिव बता रहा हूँ, आरएचपी एक्चुअल में फाइल हुआ नहीं है, ठीक है, पर ये आईपीओ यहाँ पर आएगा, ये एनालिस्ट का अजम्पशंस है, तो इस हिसाब से ये चीजें अपन समझ रहे हैं। और डेफिनेटली इनको आईपीओ को आना है, बस आप ये समझो कि डेट्स 19-20 हो सकती है। अभी अपन आगे आते हैं इसके टेंटेटिव डेट्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछला आईपीओ की हमने बात करे थे इंडिक्यूब स्पेसेस की, इसके हिसाब से इसकी डेट देखने को मिल रही है 23 से 25 तक, तो ये मार्केट में ओपन रहेगा, यहाँ पर अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 28 को यहाँ पर अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो जाएगा, और फिर फाइनली 30 जुलाई को यहाँ पर ये जो है मार्केट में लिस्ट हो जाने वाला है। अभी अपन फाइनली आते हैं सबसे अवेटेड आईपीओ की, सबसे ज्यादा जिस आईपीओ का मार्केट में लोगों को, आईपीओ इन्वेस्टर्स को इंतजार था, उसके बारे में। इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्कैनेक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, वहां पर अगर आप जाओगे, आपके फायदे की चीजें भाई ध्यान से समझो, वहां पर आप आईपीओ वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारी न्यूज देखने को मिल रही है। जैसे वी वर्क इंडिया ने क्या किया है, 407 मिलियन डॉलर्स के आईपीओ के लिए क्या है वो गियर अप कर लिया। साथ में ऐसी भी न्यूज़ेज है, मतलब मैं खुद जो पढ़ा हूं मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे आईपीओ को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलता है, वो सारी अपडेट्स यहाँ पर आ जाती है। तो अपने को क्या करना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है तो मार्केट में अपडेटेड रहना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक के ऊपर दबाओ, एक बार ओपन करके देख लो, होम पेज पे ला लो, काम कीजिए, ठीक है। अभी अपन आते हैं सीधा एनएसडीएल के आईपीओ के ऊपर। देखो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, अभी बेसिकली एनएसडीएल का काम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आप बॉन्ड बोल लो या फिर सिक्योरिटीज बोल रहे हो, मतलब सिक्योरिटीज में इक्विटी आ गया, जो भी आप परचेस करते हो, मतलब शेयर्स परचेस करते हो, आप किसी भी ब्रोकर से परचेस करोगे, पर ब्रोकर सिर्फ दलाल है भाई, उसको कट मिल गया, अपना ब्रोकरेज मिल गया, वो खत्म, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने पोर्टल के ऊपर, ऐप के ऊपर शेयर्स को रिफ्लेक्ट करेगा। पर एक्चुअल में जो शेयर्स डिपॉजिट होते हैं ना, वो होते हैं भाई एनएसडीएल और सीडीएसएल पर। सीडीएसएल ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, ये दो है डिपॉजिटरीज, मतलब आपके जो शेयर्स है ये इनके पास में स्टोर रहते हैं। आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे ना, तो जनरली आपको सीडीएसएल में आपका अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा, आपको अकाउंट देखने को मिलेगा, सॉरी, आपको एनएसडीएल में अपना अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा, आपका डिपॉजिटरी होगा सीडीएसएल, क्योंकि सीडीएसएल जो है वो मास मार्केट के ऊपर, मास रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर काम करता है। वैसे एनएसडीएल जो है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये ज्यादातर एचएनआईस के बोल लो या फिर इंस्टीट्यूशंस के जो है अकाउंट हैंडल करता है। तो एक्चुअल में जो मार्केट शेयर है यूजर बेस के हिसाब से, वो तो भाई सीडीएसएल का लगभग 90% है, पर एक्चुअल में जो बड़ा धंधा होता है, मतलब पैसा ज्यादा स्टोर रहेगा, ज्यादा अमाउंट के सिक्योरिटी स्टोर रहेंगे, तो वो ज्यादा पैसा बनाता है, तो उस हिसाब से एनएसडीएल आ गया है, ठीक है। बाकी आईपीओ के मैं टेंटेटिव डेट की बात करूं, उससे पहले अपने को लिस्टिंग डेट समझना पड़ेगा। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट इसकी बताई जा रही है 31 जुलाई की, ठीक है। इसके पहले मैंने एनएसडीएल के ऊपर वीडियो बनाया, वहां पर मैंने लिस्टिंग डेट बताया था जुलाई 30। अभी एक्चुअल में हुआ क्या है, सेबी ने बोला एनएसडीएल को कि भाई जुलाई में कैसे भी करके लिस्ट हो जाओ। एनएसडीएल ने बोला हो बिल्कुल, जुलाई में अपन लिस्ट हो जाएंगे। तो पहले एनालिस्ट लगा रहे थे कि भाई ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो जाएगा 21 से 23 तक, जिसके हिसाब से ऑप्टिमिस्टिकली ये जुलाई में लिस्ट हो जाएगा 30 जुलाई तक। अभी ये डेट पास में आ गई, अभी तक इसका आरएचपी फाइल नहीं हुआ है। अभी आरएचपी कब कहां से, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और आ जाए किसी को नहीं पता, ये कॉन्फिडेंशियल काम होता है, ऐसे किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो ये तो पॉसिबल नहीं है, अभी थोड़ा दूर हो गया, तो ये 31 को अपन ऑप्टिमिस्टिकली इसकी लिस्टिंग करवा देते हैं। अब भाई मैं अपने मुंह के लिए लगा रहा हूँ यार, इंटरनेट पे सर्च करो, मेरे को गाली मत देना यार भाई, पहले ही बता रहा हूँ मैं ना। 31 जुलाई को इसकी लिस्टिंग करा देते हैं, उसके हिसाब से इसकी डेट्स निकल के आ रही है 24 से 28 की। तो इस हिसाब से ये मार्केट में ओपन हो जाएगा, 24 से 28 तक ये ओपन रहेगा। फाइनली 29 को इसका करवा देंगे अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर, और 31 को करवा देंगे आईपीओ की लिस्टिंग। तो इस तरीके का अभी इसका सिस्टम चल रहा है। बाकी आईपीओ के इशू साइज की बात करें, 3421 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है।
बाकी और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप भूखे हो नॉलेज के इन्फॉर्मेशन के, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दी चैनल पे, एंड स्क्रीन में लगा दूंगा एनएसडीएल का, अब भी जाके तुरंत जाके देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, कर लो यार, प्लीज कर लो। बाकी एक साथ में आईपीओ ओपन होने वाले, तो पैसे ब्लॉक होंगे ना आईपीओ में, फिर अगर सही जगह पैसा नहीं लगाया तो भाई वो फिर प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि ऐसी एनालिसिस आपको मिलते रहे। अभी तो अपन ने ऊपर ऊपर समझा है, अभी घुसेंगे अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल, फंडामेंटल, रेशोज, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई, सब देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।